कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। रिवाइज करिए मेरी तरफ देखकर। डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहला पॉइंट, व्हेन सॉल्वेंट इज वोलाटाइल एंड सॉल्यूट इज, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, अमाउंट पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। ए प्रॉपर्टी विच इज प्रोपोर्शनल टू, शॉर्ट में लिख रहा हूं नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, और आगे लिख रहा हूं इनसाइड सॉल्यूशन। शॉर्ट में आपने अपने दिमाग में रखना वो प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती है। मैं थोड़ा सा ना अभी आज नंबर की बात करता हूं। लिखो आप क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बेटा मैं 4 ऑप्शन लिखने जा रहा हूं, हमें बताना किसमें नंबर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। 0.1 मोलल एक्वस यूरिया, 0.1 मोलल एक्वस, चलिए इसको 2 कर देता हूं, 0.2 मोलल एक्वस ग्लूकोज, 0.25 मोलल एक्वस फ्रक्टोज एंड 0.15 मोलल एक्वस सुक्रोज। बड़ी कॉमन 4 एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन। बड़ा इन चारों को सर्च करना है, स्कैन करना है। सबसे पहला पॉइंट बोर्ड पर देखो, सबसे पहला पॉइंट बोलो इस सॉल्यूट का नाम यूरिया। आपको यूरिया का फार्मूला पता? NH2CO। हाँ बच्चे बताओ, यूरिया आयनिक है या मॉलिक्यूलर कोवलेंट सब्सटेंस है? कोवलेंट सब्सटेंस। बताइए क्या यूरिया सॉल्यूशन में जाकर आयन बनाता है? नहीं बनाता। इधर देखो, यूरिया बोलो आयोनाइज नहीं होता, ग्लूकोज आयोनाइज नहीं होता, फ्रक्टोज आयोनाइज और सुक्रोज भी आयोनाइज। तो आपने क्या करना है, इसके आगे एक स्टेप लिखना है, इनसाइड सॉल्यूशन। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इनसाइड सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन के अंदर जाकर ये आयोनाइज तो नहीं करेगा, कहीं पे डिसोशिएट या एसोशिएट तो नहीं करेगा। और हमने देखा ना तो ये डिसोशिएट करेगा, बोलो ना। तो जितना बार 0 पॉइंट क्या है, यहां भी मैं 0.1 मोलल लिखूंगा, 0.2 तो यहां भी 0.2 मोलल हो गया, नेक्स्ट 0.25 मोलल हो गया, और लास्ट में 0.15 मोलल, तो 0.15 मोलल। क्योंकि इनमें से कोई ना तो आयोनाइज होता है ना एसोसिएट होता है, इसलिए जो कंसंट्रेशन लिखी गई है सॉल्यूशन के अंदर भी वही है। अब बोलो यहां देखकर 0.1, 0.2, 0.25, 0.15, बोलो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो इसकी कंसंट्रेशन, आराम से, इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बोलो हाईएस्ट है। क्या है? हाईएस्ट है। इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाईएस्ट होगी। बात समझिए। नो, सॉल्यूशन सी विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी पर, सॉल्यूशन सी विल हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा मैं ऐसा करता हूं, दोबारा 3 ऑप्शन और लिखता हूं, आपको बताना इनकी किसमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट है। आगे जाने से पहले मुझे बताइए, कल मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, देयर आर 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। बोलो बच्चे, 2 ऐसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो बढ़ जाती हैं और 2 ऐसी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो कम हो जाती हैं। जैसे याद करो, वेपर प्रेशर कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है सॉल्यूट ऐड करने पर, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी। 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से कम हो जाती हैं, और 2 ऐसी बढ़ जाती हैं। और वो 4 की 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अब सेम क्वेश्चन के 3 ऑप्शन और लिख रहा हूं, आप भी लिखे 0.1 मोलल एक्वस यूरिया, फिर लिखा मैंने 0.1 मोलल एक्वस कैल्शियम क्लोराइड,
एंड 0.1 मोलल एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इन तीनों में बताना किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा। चलिए एकदम नहीं बताना, नेक्स्ट स्टेप करना आईएस। बोलो आईएस मतलब, याद रखो इनसाइड सॉल्यूशन करना इस प्रॉब्लम। आईएस मतलब इनसाइड सॉल्यूशन। बताओ यूरिया आयोनाइज होता? नो। कैल्शियम क्लोराइड कितने आयन बनाता है? तो यूरिया के केस में लिखूंगा 0.1 मोलल। यूरिया आयोनाइज तो होता नहीं। बच्चे नेक्स्ट बताना यहां देखकर कितने आयन बना रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन 0.3 मोलल हो जाएगी। एवरी बॉडी ये 0.1 से 0.3 कैसे हो गया, समझ आ गया? सॉल्यूशन के अंदर जाकर इसका एक मॉलिक्यूल 3 आयन बनाएगा, पार्टिकल्स का नंबर ट्रिपल हो गया है ना, 0.1 की जगह 0.3 हो गया। नेक्स्ट में क्या लिखो बोलो, ये कितने आयन बनाएगा? 2, तो 0.2 मोलल हो गया। अब बताओ सॉल्यूशन के अंदर बच्चे बाहर तो तीनों की कंसंट्रेशन एक जैसी दिख रही थी ना, अब सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं है। अब बताइए हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसकी है? तो बी पार्ट जो है, बी सब पार्ट, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाईएस्ट हो जाएगी। लिख लो, नाउ सॉल्यूशन बी विल हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब मैं एक और पार्ट लिखता हूं दोबारा। हेडिंग वही, हमें बताना इन चारों में से किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाईएस्ट है। ए बी सी डी, 1% एक्वस यूरिया, 1% एक्वस ग्लूकोज, 1% एक्वस सुक्रोज एंड 1% एक्वस सोडियम क्लोराइड। हाँ जी बोलिए। 1% एक्वस यूरिया, 1% एक्वस ग्लूकोज, 1% एक्वस सुक्रोज एंड 1% एक्वस सोडियम क्लोराइड। नहीं, एकदम नहीं। हो सकता आंसर सोडियम क्लोराइड ही हो, लेकिन मेरी तरफ देखो, परसेंटेज से नहीं हम बता सकते। एक बार फिर बोलो, मेरी तरफ देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू, आपको नंबर निकालना है। नंबर मतलब नंबर ऑफ मोल्स। बताओ ना, जिसके मोल ज्यादा उसमें नंबर ज्यादा, जिसके मोल्स कम। तो याद रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परसेंटेज से आप नहीं बता सकते। आपको मोल देखने हैं, मोलैरिटी देखनी है, नॉर्मेलिटी देखनी है, मोलैरिटी बताओ मोलैरिटी में मोल आता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी में मोल आता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी। ठीक है ना, आपको मोल वाली टर्म देखनी है। मोल फ्रैक्शन जैसे आ गया, परसेंटेज से नहीं बता सकते आप ऐसे कौन बताएगा मुझे 1 क्या लिखा? ओके, मैं आपको बता चुका हूं। परसेंटेज से मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, आप में से याद है किसी को? फार्मूला P इंटू, ओके मैं यहां लिखता हूं मोलैरिटी P इंटू D इंटू 10 अपॉन। अच्छा बताओ, फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इफ डेंसिटी नॉट गिवन। ओके, मैं सबकी मोलैरिटी निकालूंगा यहां पे। मोलैरिटी 1 इंटू 10 बाय 60, 1 इंटू 10 बाय 180, 1 इंटू 10 बाय 342, 1 इंटू 10 अपॉन 58.5। यानी इनकी मोलैरिटी। आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। बच्चे डेंसिटी की जगह मैंने 1 ले लिया, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, परसेंटेज बोलो 1, P इंटू D इंटू 10, 1 इंटू 10 अपॉन यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास 342 और सोडियम क्लोराइड का। बोलो पहला स्टेप सबको समझ आ गया? परसेंटेज से आंसर नहीं बताना आपने पहले किसमें कन्वर्ट किया? मोलैरिटी में। अब नेक्स्ट स्टेप करना आपने आईएस। अब बोलो ये आईएस क्या होता है? आपने बताना इन तीनों में से, चारों में से कौन है जो आयोनाइज होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? कितने आयन बनाता है? तो ये पहला आ जाएगा 1/6, नेक्स्ट आ जाएगा 1/18, नेक्स्ट आ जाएगा 10/342 और लास्ट में आ जाएगा 10/58.5 मल्टीप्लाई 2। देखो ये 0 और 0 कैंसिल कर दिया, 1/6, यहां भी 0 और 0 कैंसिल कर दिया, 1/18, इसको वैसे रखा 10/342, इसको भी रखा 10/58, मल्टीप्लाई 2 किया। मल्टीप्लाई 2 क्यों किया? अब आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू जिसकी बड़ी आएगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, और ये वैल्यू इसी की बड़ी आएगी। करिए वैल्यूज कैलकुलेट, ये 1/6, 1/18, ये देखिए कितना आता है, और लास्ट में 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, सबको समझ आ गया?
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम जब तक आप IS नहीं करेंगे, इनसाइड सॉल्यूशन नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम सही तरह से सॉल्व नहीं होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 10/20 9.25 आ जाएगा। अब आपको चेक करना है इन चारों में से कौन सी टर्म बड़ी है। जो टर्म बड़ी होगी उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी। बेटा अगर आपने लिख लिया तो एक बार मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, देयर आर ओनली, कल भी बताया था, ओनली 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 बोलो। ओके, नंबर 2 इज द डिप्रेशन। अच्छा बताना बोर्ड पर देखकर, डिप्रेशन और लोवरिंग का मतलब सेम होता ना? लोवरिंग मतलब डिक्रीज, डिप्रेशन मीन डिक्रीज, इसलिए मैंने ये 2 डिक्रीज वाली प्रॉपर्टीज इकट्ठी देख रहा हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, and one is osmotic pressure. So these are the 4 and only 4 colligative properties. बड़ा आप भी अपनी कॉपी पर एक बार दोबारा लिख लो, काफी पॉइंट्स मैंने और डिस्कस करने हैं अभी यहीं पे। चलिए मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं। ये एक बीकर है और इसमें वाटर है, से प्योर वाटर, ध्यान से देखिएगा बड़ा, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर से 298 केल्विन। ये जो वाटर है इसका वेपर प्रेशर लिख रहा हूं, सपोज 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। बताओ जो प्योर वाटर है उसके वेपर्स निकलते, बोलो वोलाटाइल है ना, और जिसके वेपर्स निकलते हैं वो वोलाटाइल होता है, ठीक है ना? उसका वेपर प्रेशर, बोलो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर रूम टेम्परेचर में मैं कितना सपोज किया? ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर वो भी 0। प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होता। प्योर वाटर मींस डिस्टिल्ड वाटर। घर में जो वाटर है प्योर वाटर नहीं है, उसमें साल्ट डिसॉल्व होता है। डिस्टिल्ड वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर 0, दिस इज पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं ऐसा करता हूं, ये जो वाटर है ना इसमें ऐड कर देता हूं 10 ग्राम शुगर। आपने बताना है शुगर वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल। ओके, शुगर डालने से बच्चे इसका जो वेपर प्रेशर है वो हो गया 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और क्यों हो गया ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। बताओ शुगर वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल? शुगर डालने से वेपर प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? सुनो मैं बोल रहा हूं, शुगर नॉन वोलाटाइल है। शुगर के मॉलिक्यूल वाटर के ऊपर का जो सरफेस है वहां आ जाते हैं, है ना? ये शुगर मॉलिक्यूल। बोलो वाटर का इवेपोरेटिंग सरफेस कम हो गया, वेपर कम निकलेंगे ज्यादा निकलेंगे? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो गया, है ना? कम वेपर निकल रहे हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? बोलिए अगर आप शुगर ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। फिर बोलो जितना ज्यादा शुगर ऐड करेंगे वेपर प्रेशर, जैसे 10 ग्राम और 20 ग्राम, 20 ग्राम से इसका वेपर प्रेशर 80 हो गया। बताओ क्यों 80 हो गया? बोलो बात समझ आ गई? जितना ज्यादा शुगर ऐड करेंगे वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन वेपर प्रेशर में डिक्रीज उतना ज्यादा। बात समझ गए? ये शुगर ऐड किया, बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। कल मैंने आपको मिल्क की एग्जांपल दी थी, है ना? शुगर ऐड करने से, नॉन वोलाटाइल ऐड सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा शुगर ऐड करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। बताओ पहले से बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। बताओ अगर मैं ठंडा करूं, वाटर जल्दी फ्रीज करेगा या -1 वाला सॉल्यूशन जल्दी फ्रीज करेगा? ठंडा करने पर 0 पहले आएगा या -1 पहले आएगा? ठंडा करने पर 0 पहले आएगा या -1 पहले आएगा? 0 पहले आएगा। -1 तो 0 से भी नीचे होता है। बच्चे रूम टेम्परेचर है 28, ठंडा करोगे तो 27, 26, 25, पहले 0 आएगा या पहले -1 आएगा? समझ गए ना आप? तो -1 को आपको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। चलो एग्जांपल और देता हूं, मेरी तरफ देखो ध्यान से, मुझे बताना। लिसन नाउ,
बेटा क्या करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए कस्टर्ड लेते हैं। बोलो कस्टर्ड वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल? नॉन वोलाटाइल। मिल्क, शुगर है ना, उन सबको मिक्स करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है, पानी वगैरह दूध वगैरह सब कुछ डाल के। अब है ना मैंने 2 ट्रे लगा दी, एक ट्रे में वाटर है, एक में वही कस्टर्ड वाला मिक्सचर आइसक्रीम बनाने के लिए फ्रिज के अंदर। बताओ पहले कौन फ्रीज कर जाता है, वाटर या आइसक्रीम मिक्सचर? अब सोच के बताओ आइसक्रीम मिक्सचर जिसमें लिक्विड कंटेंट, वाटर कंटेंट काफी सारे होते हैं, वो देर से क्यों फ्रीज करता है? मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया ना, समझिए ना। शुगर ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जितना ज्यादा शुगर ऐड करेंगे ना फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज उतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। वाटर, प्योर वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या, और जब आपने इसमें शुगर डाल दिया ना, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.4 एटमॉस्फेयर, इसका कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर। इन्हें भी मैं कहूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है शुगर ऐड करने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने। मेरी तरफ देखो, जितना दिमाग में बिठा ला, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। सो दीज आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। रिलेटिव लवरिंग, इधर देखो बेटा, पहले वेपर प्रेशर था मान लो 100, कितना बोलो, बाद में हो गया 80, बताओ डिक्रीज कितना हुआ 20, शुरू में कितना था? दिस रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्योर, जिसे मैथमेटिकली आप लिखते हैं डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, दिस इज प्योर वेपर प्रेशर। ये क्या है? ये है लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या ये? डेल्टा पी, डिक्रीज नहीं, दिस इज नेगेटिव डिक्रीज, ये डिक्रीज नहीं है, क्या ये लवरिंग है ना, नेगेटिव डिक्रीज, लवरिंग बोलेंगे इसको, लवरिंग डिक्रीज, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर, द रेशियो इज कॉल्ड। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट वेपर प्रेशर? चलिए बेटा मैंने ये 3 ऑप्शन लिखे, आप भी लिखो अपनी कॉपी पर। पहला स्टेप क्या करना है आपने, इसके आगे आई एस लिखो, इसके आगे आई एस, इनसाइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड 2 आयन प्रोड्यूस करता है, 0.5 इंटू 2 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड कितने आयन बनाएगा? 0.3 इंटू 3, और लास्ट में 0.8 इंटू 1, लास्ट में 1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? इसके आयन तो बनेंगे नहीं। अब बोलो ये कितना? 1 मोलर, ये 0.9, ये बोलो कहां कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा? अब क्वेश्चन का हेडिंग पढ़ो और मुझे आंसर बताओ। आंसर ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा? बोलो बड़ा, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। हल्का सा भी डाउट है तो रिमूव करो। मेरी तरफ देखो, इधर 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 देखो, ये 2 सॉल्यूशन लिख रहा हूं, 2 सॉल्यूशन, एक और एक दे, दोनों का वेपर प्रेशर बराबर है, वाटर है ना। इधर देखो, इधर मैंने डाल दिया इनमें सल्यूट, सल्यूट डालने से इनका वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया। अब जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर, जैसे इसमें आपने कम ऐड किया, इसमें ज्यादा ऐड किया, ये था ना पहला लेवल, ठीक है ना। आपने थोड़ा सल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया। आपने ज्यादा सल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर ज्यादा कम हो गया। अब बताओ हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका हुआ? जिसमें कंसंट्रेशन कम है या कंसंट्रेशन ज्यादा? दिमाग में बात बैठी या नहीं? अगर आप ज्यादा सल्यूट ऐड करोगे वेपर प्रेशर मिनिमम हो जाएगा। हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसमें कंसंट्रेशन, चलो बोर्ड पर देखो, सोच के बताओ, बोलो इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? बेटा 50 क्वेश्चन है इस पॉइंट पे बुक में, बोलो सल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या कम होता है? जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करोगे, आराम से आंसर देना। 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोबारा।
इन तीनों में से किसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट है? सी। थर्ड, किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है? किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है? कंफ्यूजन है तो रिमूव करो। दोबारा देखो, फ्रीजिंग पॉइंट, सैल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है या कम होता है? जितना ज्यादा सैल्यूट ऐड करोगे उतना कम हो जाएगा, तो इसका तो सबसे कम होगा। फिर ज्यादा सैल्यूट ये नहीं है, हाईएस्ट इसका होगा। बताओ इन चारों तीनों में से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा? ए का। फिर पूछ रहा हूं, बताओ इन तीनों में से किसका लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा? ए। दोबारा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। बड़ा, इन तीनों में से किसका वेपर प्रेशर नहीं बोला, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट बोलो। और लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसका डिक्रीज लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा बताओ इन चार में से किसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा? बोलो ना, इन तीनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट लोएस्ट होगा? ठीक है सी। किसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा? वो कैसे? आंसर करेक्ट है, लेकिन ए का फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। सोचो क्यों? सोच लिया, समझ आ गया? सैल्यूट ऐड करने से फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, और जितना ज्यादा सैल्यूट ऐड करोगे, ठीक है ना। इसी के आगे मैं लिखता हूं, इसी के आगे, यस, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़ा आप लिखना नहीं, पहले देखना मैंने क्या लिखा है, सिंबल को पढ़ो जरा। व्हाट इज वीपी? वेपर प्रेशर। रुको जरा, वेपर प्रेशर मैं यहां लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर इसका हाईएस्ट और इसका लोएस्ट। देखो और कंफर्म करो, यस और नो। सबको आगे समझ, तो फिर मैं आगे चलूंगा। वेपर प्रेशर इसका हाईएस्ट, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कम है, और इसका लोएस्ट। अच्छा इधर देखो, ये क्या है? लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बच्चे इसका हाईएस्ट, इसका लोएस्ट। हल्के से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ आएगा। बोलो हुआ क्लियर या नहीं? नेक्स्ट क्या बोलो? बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट का हाईएस्ट, सेकंड का लोएस्ट। सेकंड मतलब सी पार्ट। बोलो सैल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जितना ज्यादा सैल्यूट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना सबसे ज्यादा सैल्यूट, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट इसका लोएस्ट है और इसका हाईएस्ट है। और ये चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, तो ये सेम ही ऑप्शन रहेगा इनका। दिस फोर आर द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। पहली तीन जो है ना, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर इज नॉट ए क्वालिटेटिव, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी क्वालिटेटिव है, वेपर प्रेशर इज नॉट ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और बुक में मोर देन 50 क्वेश्चन हो गए इसी पॉइंट पर। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछो मेरे से, ताकि मैं रिपीट कर दूं। अच्छा चलो मैं ऐसे लिखता हूं, इधर देखो, ग्रेटर NIS। बोलो ये NIS क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल। ग्रेटर CP, व्हाट इज CP? ग्रेटर डेल्टा P, ग्रेटर डेल्टा TB, ग्रेटर डेल्टा TF, ग्रेटर पाई। ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट, लेसर फ्रीजिंग पॉइंट, लेसर वेपर प्रेशर। बड़ा इसको ध्यान से पढ़ो, सबको समझ आ जाता है तो नोट कर लो अपनी कॉपी पर। और एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आया होता है इस पॉइंट से। बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा,
किसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। चलिए बेटा एक और पॉइंट इसी पे, ये रहे आपके सामने 3 सॉल्यूशन, आपने बताना बोर्ड पर देखकर, बताओ गर्म करने पर इन तीनों में से विच सॉल्यूशन विल बॉयल अर्लियर, ए बी सी। गर्म करने पर कौन पहले बॉयल करेगा, ए बी या सी। बड़ा इनसाइड सॉल्यूशन ये आ जाएगा 1 मोलर, ये आ जाएगा 0.9 मोलर और ये आ जाएगा। अब बोलो सॉल्यूट ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। बोलो इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, गर्म करने पर लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा या हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पहले आएगा। बोलो विच विल बॉयल अर्लियर, सी सी। बोलो विच विल फ्रीज, ठंडा करने पर फ्रीज अर्लियर। अगर आप ठंडा करेंगे पहले कौन फ्रीज करेगा, अगेन सी इज आंसर। अच्छा बताओ यहां कॉन्सेंट्रेशन 1, यहां बेटा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो 273 -1 कर देता हूं, 1 है ना कंसंट्रेशन, ये आ जाएगा 272। समझ आ गया, इसमें 273 -0.9 कर देता हूं, 272.1। इसमें 273 -0.8 कर देता हूं, 272.2 कर दूं। ये मैंने ऐसे सपोज किया, मैंने सपोज किया जितनी कंसंट्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो गया। यहां फ्रीजिंग पॉइंट 1 के प्रोपोर्शनली कम हो गया, यहां फ्रीजिंग पॉइंट 0.9 यहां। अब बोलो ठंडा करने पर 272 पहले आएगा, 272.1 पहले आएगा, 272.2 पहले आएगा। बोलो जब आप ठंडा करेंगे 298 से नीचे जाएंगे, रूम टेम्परेचर 298 लेते हैं ना, तो आपने बताना पहले 272.2 आएगा, 272.1 आएगा, 272 आएगा। बात समझ आ गई? तो पहले ये फ्रीज कर जाएगा, फिर जिसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले आएगा वही फ्रीज करेगा ना पहले। बोलिए एक बार फिर बताइए, इन तीनों में से कौन पहले बॉयल करेगा और कौन पहले फ्रीज करेगा, है ना। ए सॉल्यूशन विच बॉयल अर्लियर विल आल्सो फ्रीज अर्लियर। लिखना, लिख लो इस लाइन को। ए सॉल्यूशन विच बॉयल्स अर्लियर विल आल्सो फ्रीज अर्लियर, while a solution which will boil later will also freeze later। क्या आपको याद है ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लेबोरेटरी में मेजर करते हैं बाय मेथड कॉल्ड बार्कले, ठीक है ना। आगे लिख देता हूं, बाय बार्कले एंड हार्टलेस मेथड। Osmotic pressure of a solution can be measured by Barclay and Hartley's method. Relative lowering of vapor pressure by Ostwald and Walker's method. This method is used to measure lowering of vapor pressure in laboratory. Depression in freezing point by Beckman's method. And finally, elevation in boiling point by Landsberger's method. जस्ट मेथड के नाम याद रखने, हमारे सिलेबस में लास्ट ही है वैसे, बार्कले एंड हार्टलेस मेथड। चलिए अब मैं इनके फार्मूला भी लिख देता हूं। नंबर 1 इज डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आगे नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा पी इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। दिस कॉल्ड प्योर वेपर प्रेशर माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन प्योर वेपर प्रेशर। आगे बोलो एक्स बी क्या है, एन बी अपॉन एक्स बी की जगह लिख दिया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एक बार आगे फिर लिख रहा हूं, एन बी अपॉन एन ए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। बोर्ड पर देखे बताओ ये मैंने ठीक लिखा? क्या होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट कम हो या ज्यादा, और अगर सॉल्यूट कम हुआ तो एन ए प्लस एन बी की जगह मैं एन ए लिख सकता हूं। एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने सॉल्वेंट के सामने निग्लेक्ट कर दिया,
बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो प्रॉब्लम है ना, आप सीधा ये फार्मूला लगा के करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन इसी फार्मूला से सॉल्व हो जाएंगे। व्हाट इज एनबी? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एंड वो एन आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला डेल पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इनटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। बच्चे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, कैलकुलेशन टफ नहीं रहेगी। आप में से किसको पता, प्लीज कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट, अभी तो आपने आधी स्टेटमेंट बोली, दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। आगे याद रखना, ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मिथाइल एल्कोहल, फार्मूला बोलो, अब बोलो जल्दी से, बताओ मिथाइल एल्कोहल वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? एल्कोहल आपको तो पता होना चाहिए, बोलो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल? वोलाटाइल। एल्कोहल इज, एल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आगे कंप्लीट करो ना, नहीं निकाल सकते। पेट्रोल का मॉलिक्यूलर मास, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास, वैक्स का मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, शुगर का, ग्लूकोज का, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम, है ना, नॉन वोलाटाइल का निकाल लेते हैं, वोलाटाइल का नहीं। याद रखना, वोलाटाइल अगर है ना उसका मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हैं, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, विक्टर मेयर्स मेथड। लिख लो अपनी कॉपी पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। ब्रैकेट में लिखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड बाय विक्टर मेयर्स मेथड। बड़ा चलिए इस फार्मूला पर ना एक आध प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ताकि फार्मूला यूज कैसे करना समझ आ जाए। लिखिए क्वेश्चन, राइट डाउन 10 grams of a non-volatile, आगे लिखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, when added in 400 grams of water, the vapor pressure of the solution observed at 373 Kelvin was 640 millimeters of mercury. Find out the molecular mass of non-volatile solute. बोलो क्या लिखा गया, कितना सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट, नाम तो पता ही नहीं है उसका, ठीक है ना। 10 ग्राम्स ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, आगे क्या लिखा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो डिसोसिएट नहीं करता, क्लियर हो गया। was added in 400 grams of water when the vapor pressure of the solution observed at 373 Kelvin, कितना ऑब्जर्व किया, 640 millimeters of mercury. Find the, लास्ट लाइन पढ़ो, फाइंड द, आगे ना एप्लीकेशन में सीधा ही मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो आपके सामने रहा फार्मूला, ये सीधा लिखो फार्मूला, ये जिसको मैंने बॉक्स में रखा हुआ, डेल पी अपॉन पी नॉट इज डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। अब बड़ा क्या करो, ये जो डेल पी है ना, डेल पी के ऊपर ये लिख दो पी नॉट ए माइनस पी ए। नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ डेल पी राइट पी नॉट ए माइनस पी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इनटू एम ए अपॉन एम बी इनटू डब्ल्यू ए। अब बच्चे प्रॉब्लम पढ़ो और इसमें वैल्यूज लगाओ, नथिंग स्पेशल। ये जो एंट्रेंस के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल। लेकिन फार्मूला कौन सा यूज करना है ये आपको याद होना चाहिए। करो जरा वैल्यूज पुट अप, बच्चे देखकर बताना, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया, 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर 18, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है एमबी, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट 400। लगाइए वैल्यू, weight of solute is 10 into 18 upon mb into 400। अब ये जो P नॉट ए, P ए दिया आपको, P नॉट ए नहीं P ए दिया, पढ़ो P ए कितना दिया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी जगह 640 लगा दो। अब ध्यान से प्रॉब्लम पढ़ के बताओ P नॉट ए की वैल्यू कितनी गिवन आपको। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, प्रॉब्लम में गिवन है पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर। अच्छा बताओ टेम्परेचर कितना गिवन है, हाँ ये जो पी नॉट ए है इसकी वैल्यू टेम्परेचर में गिवन है। अच्छा बताओ ये जो 373 है ये वाटर के बारे में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। 373 इज द, फिर बोलो 373 इज द केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। और आपको याद होगा जब एक लिक्विड बॉइल करता है उसका वेपर प्रेशर एयर के प्रेशर के बराबर होता है।
नहीं याद? जब एक लिक्विड बॉईल करता है उसका वेपर प्रेशर, जोर से बोलो, एयर के प्रेशर के बराबर होता है, और एयर का प्रेशर 760 मिलीमीटर का मर्करी, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये जो P0 है इसकी वैल्यू 760 लगानी है आपने, और कैसे और क्यों लगानी बात समझ गए आप लोग, ठीक है ना? तो इसकी जगह आएगा 760 माइनस 640 अपॉन 760। इसको सॉल्व करना है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेंड था वो था 373। एग्जामिनर ने आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है, प्योर वाटर का, दैट विल बी इक्वल टू दैट ऑफ एयर, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे आप 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं।